नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल की राजनीति अब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये एक ओवर कॉन्फिडेंस पर टिके किले के ढहने की कहानी बनती जा रही है। तो क्या ममता बनर्जी उस जाल में फंस गई हैं, जो उन्होंने खुद लोकतंत्र के खिलाफ बुना था? और क्या बीजेपी का साइलेंट गेम अब दीदी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है? इन तमाम परतों को खोलने के लिए आज मेरे साथ हैं राजनीति की वो भीष्म पितामह आदरणीय भाऊ तुलसीकर जी, जिन्हें कोई बात समझाने के लिए किसी डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी बात को आसान भाषा में तर्कों के साथ समझा देते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है, अभिनंदन, नमस्कार। भाऊ, बंगाल में मतदान के कुछ ही दिन रह गए हैं और हम बंगाल को उस नजरिए से देखना चाहेंगे जो शायद दिल्ली के लुटियन मीडिया को समझ ही नहीं आता। आप अक्सर कहते भी हैं ना कि जब कोई नेता खुद को राज्य से बड़ा समझने लगता है, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। बंगाल में जो सिनेरियो बना हुआ है, उसे क्या समझा जाए? देखो, ममता पहले से ही मैं मानता हूँ बेसावध रही है। वो उसने सावधानी से कुछ काम किया नहीं है और उसके परिणाम वो भुगतने पड़ रहे हैं। जब आपको एक चीज आसान लगती है तो समझो उसमें सबसे बड़ी संकट की बेला आ गई है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, ऐसा जब लगता है। मुझे याद आता है कि अमेरिका में जो माफिया बना था, उसका लकी लुचियानो करके सबसे टॉप मोस्ट बॉस था जिसने पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम बना दिया था। तो उसके बाद जो जो डॉन बने, तो उसमें फ्रैंक कोस्टेलो करके था, वो सीनियर बहुत था, लेकिन उसको डर था कि उसकी भी हत्या हो जाएगी, इसलिए वो हट गया। और उसको उसकी जगह आया हुआ जो डॉन विटो जेनोविस करके था, तो उसने एक बात बोली थी कि जो नेता होता है वो सबसे टॉप पर होता है, शिखर पर होता है, और शिखर पर एक से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। अगर कोई दूसरा आ गया और दूसरे ने कोशिश भी की तो झटापट हो जाती है और किसी ना किसी एक को गिरना पड़ता है। तो टॉप पर रहने वाला नेता होता है, उसको ये हमेशा समझ में रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऊपर आने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर आने की कोशिश करेगा तो उसको रोकने के लिए हम क्या गेम कर सकते हैं, वो हमेशा 24/7 उसको वो सोचना पड़ता है। अगर आप नहीं सोचो तो आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाएगा। और यही बंगाल में हुआ है। जो एक समय कांग्रेस समझती थी 75 में, जब वहां के सब कम्युनिस्ट और नक्सलाइट थे, उनकी कत्ले आम करके सिद्धार्थ शंकर रे ने कांग्रेस की सत्ता बनाई थी। लेकिन इमरजेंसी हटने के बाद जो चुनाव हो गए उसमें सीपीएम और जनता पार्टी एक साथ हो गए थे। फिर सीपीएम सिर्फ लेफ्ट फ्रंट 36 साल 34 साल वो सत्ता में रहे, और एक ऐसी ऐसा माहौल बन गया कि अब इनको कोई हरा नहीं सकता। यानी यहां तक हो गया था कि अपोजिशन बचा ही नहीं था, और बचा था जो कांग्रेस, वो लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ममता एक ऐसी चीज थी जो इनको हराना चाहती थी, लेकिन ममता को कांग्रेस का जो दिल्ली का हाईकमांड है वो साथ नहीं दे रहा था। आखिर ममता ने तय किया था कि मुझे लेफ्ट फ्रंट को हराना है, और वो 98 से लेकर लगातार उसके पीछे पड़ी रही। कभी बीजेपी के साथ आई, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, एक क्षेत्रीय दल बनाया, बीजेपी के साथ आई, कांग्रेस के साथ गई, फिर बीजेपी के साथ। लेकिन उसका टारगेट क्लियर था कि मुझे बंगाल से लेफ्ट फ्रंट को हटाना है, हराना है। तो वो टारगेट पर थी, और लेफ्ट फ्रंट को कोई हरा नहीं सकता ऐसा लोग मानते थे। 98 से लेकर 2011 तक, 13 साल कोई छोटा समय नहीं है, लेकिन ममता लगी रही और उसने उनको हरा कर दिखाया। एक बात होती है जब ऐसी बात बन जाती है कि भाई इसको कोई हरा नहीं सकता, तो जो हराना चाहते हैं वो अपने आप पोलराइज होना शुरू हो जाता है। ममता जब कांग्रेस से हटकर उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी बनाई,
तो 6-7 नेता थे कांग्रेस के बड़े, अजीत पंजा वगैरह, वो उसके साथ गए, लेकिन प्रणब मुखर्जी, दास मुंशी, वो नहीं गए। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वहां की जो कांग्रेस के लीडर्स थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ना चाहते थे, लेफ्ट फ्रंट को हराना चाहते थे, वो अपने आप ममता के साथ पोलराइज होकर, पोलराइजेशन में ममता की ताकत बढ़ती गई। फिर जब 2011 का समय आ, 2009 में जब लोकसभा का चुनाव था, तब ममता ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर लेफ्ट फ्रंट को बुरी बुरी तरह से हरा दिया। 4 या 6 कुछ एमपी आए थे, जहां से 2004 में कुछ 40 से ज्यादा या 38 वगैरह एमपी लेफ्ट फ्रंट के थे। वहां 2009 में 5 साल में लेफ्ट की इतनी गिरावट हो गई कि उनके 40 या 35 एमपी भी नहीं बने, और उसके 2 साल बाद 2011 में विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट बुरी तरह से हार गई। इसका कारण ममता 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 नहीं था, ममता खड़ी रही, लेकिन जिनको लेफ्ट फ्रंट को हराना था वो पूरे के पूरे फोर्सेस, कार्यकर्ता से लेकर जो नेता तक होते हैं, लोकल लीडरशिप होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता वोटर वो पूरा का पूरा लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ ममता के पीछे पोलराइज होकर खड़ा हो गया, और उससे ममता की जीत हुई थी। जीत ममता की अकेले की नहीं थी, लेकिन ममता भूल गई, उसको लगा कि मैं करिश्मेटिक हूं, और चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं, उन्होंने उनको करिश्मेटिक बताया, ममता को लगा मैं करिश्मेटिक हूं, और 34 साल सत्ता में बैठे हुई लेफ्ट फ्रंट थी, वो भी संघर्ष भूल गए थे। उनको जीतने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, उनका एक सिस्टम बन गया था, लेकिन वो सिस्टम आउटडेटेड हो गया था, वो टूटा हुआ था, वो थक गया था, उसकी उम्र हो गई थी, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी। तो उसके बाद 2011 के बाद ममता को कोई हरा नहीं सकता, ये एक तरीके से माहौल बन गया। तो इसलिए 2014 के बाद जब मोदी और शाह ने कोशिश की, तो वो जो ममता के खिलाफ फोर्सेस थे, वो शायद लेफ्ट फ्रंट के थे, शायद कांग्रेस के भी थे, वो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता करके बीजेपी के साथ पोलराइज हो गए। और आज जो कुछ हम बंगाल में देख रहे हैं, उसका कारण बिल्कुल सीधा साधा है। आज बीजेपी के पास बंगाल का कोई ऐसा करिश्मेटिक लीडर नहीं है, चेहरा मोदी का ही है, लेकिन जो लोग थक चुके हैं ममता की दादागिरी से, टीएमसी के दादागिरी से, वो आहिस्ता आहिस्ता करके पिछले 6-7 साल में बीजेपी के पास इकट्ठा हो गए। इसको पॉलिटिकल पोलराइजेशन बोलते हैं। आपने बहुत सही कहा, जनता जब चुप रहती है तो ठीक है, लेकिन जब बदलती है तो जैसा आपने कहा 34 साल का वामपंथी किला भी ढहा देती है। तो क्या संदेश खाली जैसी घटनाओं ने, जो बंगाल के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो एक साइलेंट कहना चाहिए कि विद्रोह, उसकी नींव पहली रख दी थी, जिसे ममता का जो मैनेजमेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, करिश्मा जिसे कहते हैं, वो रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ममता की रैलियों में जो जिस्ट सामने आ रहा है भाऊ, उसमें ममता खुद कहती हुई दिख रही है, अगर टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे। तो इसे क्या समझा जाए? नहीं, ये रियलाइजेशन है, और ममता वैसे जमीन की कार्यकर्ता रही है, उसकी शुरुआत रास्ते पर हुई है, तो उसको ग्राउंड रियलिटी समझ में आती है। लेकिन एक लोगों के सामने मैं हार जाऊंगे तो कबूल नहीं कर सकती, हार जाऊंगे पहले से मानोगे तो आप लड़ नहीं सकते। तो संदेश खाली जो हुआ, उसका मतलब उसको समझना चाहिए था। अगर नंदीग्राम और सिंगूर के बाद लेफ्ट फ्रंट को अकल नहीं आई, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। आप ये बात समझिए, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ ममता खड़ी रही। सिंगूर में उन्होंने अनशन किया था, धरना दिया था, नंदीग्राम में उनके साथ शुभेंदु अधिकारी थे। उसके परिणाम था आहिस्ता आहिस्ता जो अलग अलग खेमे में बटे हुए लोग थे, जो ममता की लेफ्ट फ्रंट की गुंडागर्दी से तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, उनको लेफ्ट फ्रंट को हटाना था। लेकिन हटाने के लिए
लड़ने वाले जो लोग होते हैं उनको सेनापति की जरूरत होती है। वो ममता के रूप में वो सेनापति मिल गया 2011 में, 2009 में। तो उसके बाद वो जो पोलराइजेशन होकर गया उसका फायदा उनको मिला। 2021 के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बनी, अपोजिशन की पार्टी बनी, लोग आप देख सकते हो कि लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस हो, ये साथ में लड़े थे, गठबंधन करके लड़े, लेकिन दोनों का सुपड़ा साफ हो गया तो उनको वोटर गया कहा? वो वोटर पोलराइज होकर बीजेपी के साथ आ गया। क्योंकि एक बात समझ लो, वोटर किसी भी विचारधारा का नहीं होता। वोटर जो होता है वो वोटर होता है, वो अपना एजेंडा, उसकी सोच, इसके आधार पर वोट करता है, इस पार्टी को करे या उस पार्टी को करे। लेकिन जिसको वोट करता है उसका वोट उस पार्टी का नहीं बन जाता। ये कोई ठेका नहीं है कि भाई बंगाली लेफ्ट फ्रंट को ही वोट करेंगे, बंगाली टीएमसी को ही वोट करेंगे। ये गलत धारणा है। और इस धारणा के आधार पर बहुत सारे पत्रकार या मीडिया जाता है और वहां फंसता है। तो जैसे 2009 और 2011 में वो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ जो वोटर था वो ममता के पास पोलराइज होते गया, वैसे ही ममता से परेशान हो चुका वोटर है वो शायद पुराने जमाने में लेफ्ट फ्रंट का वोटर था, कभी वो कांग्रेस का वोटर था। वो अगर देख रहा है कि कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट ममता को हराना नहीं चाहती, उसके लिए लड़ना नहीं चाहती, उसके लिए संघर्ष नहीं करना चाहती, तो जो संघर्ष करेगा उसके साथ जाएंगे। एक बात है, आजकल लैंडलाइन कितने लोग लेते हैं, क्यों नहीं लेते? उनके पास अलग अलग मोबाइल सर्विस के चॉइस है। अगर एयरटेल की सर्विस अच्छी नहीं, वो जियो के पास जाएंगे, जियो नहीं तो वोडाफोन के पास जाएंगे, उनके पास चॉइस है। तो वोटर ग्राहक जैसा होता है, वो उसको जो सुविधा देगा उसके साथ चला जाएगा। तो आज अगर लेफ्ट फ्रंट, अभी देखो अधीर रंजन चौधरी ममता के साथ लड़ना चाहते थे, वो कांग्रेस में होकर भी, और कांग्रेस में यानी आईएनडीआई जो यूपीए थी उसके साथ ममता थी, फिर भी अधीर रंजन चौधरी बंगाल में ममता के खिलाफ लड़ रहे थे, लड़ना चाहते थे। कभी दिल्ली के कांग्रेस की नेता ने, हाई कमांड ने उनका साथ दिया? नहीं दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी भी हार गए। तो उनको फॉलो करने वाला जो बहुत सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो करे तो क्या करे? अगर उनका नेता ही उनका साथ नहीं दे रहा है, अगर आपके बच्चे हैं, आप उनकी जरूरतें हो, उनकी सुविधा हो, उसके बारे में सोचोगे नहीं तो वो पड़ोसी की बात मानेगा? उसको पड़ोसी से प्यार नहीं होता। वो आपका रिश्तेदार है, आपका परिवार का है, लेकिन आपका परिवार अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको जो सुविधा देगा, जो उसकी जरूरतें पूरे करेगा, उसके तरफ वो आकर्षित हो जाता है। वोटर बिल्कुल वैसा होता है। और आज जो हम देख रहे हैं, पिछले 5 साल के पहले यानी 10 साल पीछे जाओ, 2016 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें विधानसभा में मिली थी, क्योंकि बीजेपी नई पार्टी थी। लोकसभा केंद्र में बीजेपी सत्ता में 14 में आई, उसके दो साल हुए थे। तो बीजेपी आहिस्ते आहिस्ते अपने पैर बंगाल में पसार रही थी, संगठन बढ़ा रही थी। तो उन पर लोगों का भरोसा नहीं था कि ये ममता के साथ लड़ सकते हैं। तो जैसे 2016 से 2019 आया, तब तक लोकसभा में बीजेपी ने 18 सीटें जीती। क्यों जीती? तो कांग्रेस के जो ममता के खिलाफ थे, लेफ्ट के जो वोटर ममता के खिलाफ थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी के साथ पोलराइज होना, उनके साथ जाना शुरू हो गया। तो इसलिए 2021 का जो चुनाव था, बीजेपी ने जोर शोर से लड़ा था, लेकिन सत्ता पलट नहीं हुआ। लोग आहिस्ता आहिस्ता, बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। जी जी। लोगों ने देखा 2021 में बीजेपी लड़ी
77 एमएलए चुनकर आए, दंगे हुए, बीजेपी वालों को मारा गया, कुछ मर्डर हुए, कुछ रेप हो गए, 5,000 से ज्यादा परिवार को बंगाल छोड़कर असम भागना पड़ा। ये सब होने के बावजूद पिछले 5 साल से अगर ममता के खिलाफ बीजेपी बंगाल में डटकर खड़ी है, लड़ना चाहती है, जो जो लड़ना चाहती है उसको बीजेपी लीडरशिप दे रही है, नेतृत्व दे रही है, तो वो सब के सब वोटर आहिस्ता आहिस्ता भरोसा करने लगे कि बीजेपी हियर टू स्टे। बीजेपी एक चुनाव लड़कर भागना नहीं चाहती, जैसे राहुल गांधी करते कि जी बिहार में गए, बिहार में वोट चोरी के लिए रैलियां की, एक किया वो किया, पहले 2 महीने वो कौन था, पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, उसको भेज दिया, और आगे क्या हुआ, वोटिंग हुआ, मतगणना हुई, राहुल गांधी गायब, राहुल गांधी की पार्टी गायब। बीजेपी ने 2021 के बाद ये नहीं किया, बीजेपी डटकर खड़ी रही। बीजेपी के दिल्ली वाले हो या बंगाल के नेता हो, ये आते जाते रहे, अलग अलग जरूरतों पर, बातों पर आंदोलन होते रहे। फिर वो आरजी मेडिकल का मामला हो या और कहीं मुर्शिदाबाद का मामला हो या कहीं दुर्गा पूजा का मामला हो, उस पर बीजेपी का कार्यकर्ता नेता लड़ता रहा और लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ, ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आते, ये हमारी रोजमर्रा की जो समस्या है उस पर हल निकालने के लिए ये तैयार बैठे हैं। अगर हम इनके साथ जाए तो ये ममता के खिलाफ हमारी ताकत बन सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग, वोटर बीजेपी के तरफ मुड़ने लगा। और आज हम देख रहे, 1 महीना पहले, जब मैं तो 3 महीने से बोल रहा हूं ममता हारेगी, जी जी लेकिन आज आप देखो, आज आहिस्ता आहिस्ता जो ओपिनियन पोल वाले हैं, जर्नलिस्ट है, मीडिया है, जो 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले बीजेपी को 100 सीट देने के लिए राजी नहीं थे, वही मीडिया पर आज ओपिनियन पोल आ रहे हैं और ओपिनियन पोल में बीजेपी को 100 मिल सकते हैं, 110 मिल सकते हैं, 130 मिल सकते हैं। ये ओपिनियन पोल अचानक आ गए, 1 महीने में चेंज हो गया? नहीं, ये 5 सालों से आहिस्ते आहिस्ते लोग मुड़ते गए, उस तरफ झुकते गए, और इसका परिणाम हम देख रहे। एंड भाऊ, आपको लगता है, क्योंकि टीएमसी में भी काफी टूट फूट है, अभिषेक बनर्जी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि अंदर अंदर काफी इंटरनल कलेक्ट भी पैदा हो रहा है ना, अब इसका खामियाजा भी दीदी को भुगतना पड़ सकता है, इनफैक्ट भुगत रही है वो। देखो, चुनाव जीतने वाली पार्टी होती है, जिसको जीतना है वो सामने वाले की टूट फूट पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, जी वो अपनी ताकत पर भरोसा करता है। और बीजेपी को मालूम था कि अगर हमको लड़ना है तो हमको एक एक बूथ पर अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, एक एक बूथ। अब एक बात है, ईवीएम के कारण एक बात हो गई है कि आपको हर बूथ के आंकड़े मिल जाते हैं कि हमारी ताकत कितनी है, कहाँ है। मैंने तुम्हारे साथ जो इसके पहले 2 महीने पहले शायद वीडियो किया था, तो मैंने जी बोला था कि फॉर्मूला 144 मैंने बोला था। जी 144 सीटें ऐसी है विधानसभा की कि 3 लोकसभा और 2 विधानसभा में 144 सीटों पर कभी ना कभी बीजेपी 1 नंबर पर थी। तो इन्होंने रणनीति बनाते हुए तय किया था कि हम ये 144 सीटें जो है वो कुछ भी करके इस चुनाव में जीत लेंगे। अब 144 का मतलब आप मेजॉरिटी के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हो। तो 144 और दूसरे या तीसरे नंबर की जो वोट मिले हैं पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में, तो उसका आंकड़ा 205 से 210 तक जाता है। तो बीजेपी ने तय किया था कि पिछले 8-10 महीने से अपनी पूरी ताकत 110 सीटों पर लगाने की, और कम से कम 80 सीटें ऐसी है जहां चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहां 30-35% से 70% तक मुस्लिम वोटर है, वहां तो अपना चांस बहुत कम है। हाँ, अपना वोटर डेवलप हो सकता है, लेकिन जीतना मुश्किल है, तो वहां ताकत कम लगाएंगे।
तो 2/3 चुनाव क्षेत्र ऐसे कि जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और अगर 60% आकर 144 सीटों पर लगाइए तो उतनी ही ताकत बाकी 80 सीटों पर लगाइए। कुल मिलाकर 210 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जान लगाई है। हाँ, इसमें अगर ममता दीदी की पार्टी में कुछ हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, आपस में झगड़े हैं, तो बीजेपी उसको बोनस मानती है, उसको प्लस नहीं मानती। लड़ते समय आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को आप अपनी ताकत मत समझो, तो आप जंग नहीं जीत पाते। तो बीजेपी के रणनीति का तरीका जो है वो समझो तो आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा में बुरी तरह से हारने के बाद 6 महीने में बीजेपी ने महाराष्ट्र में बढ़िया तक अपना प्रदर्शन किया था। उसका कारण एक ही था, एक एक बूथ का प्लानिंग हुआ था, एक एक बूथ का। तो हाँ, इसमें तो वो हार जाएगा, उसमें तो हार जाएगा, ये राहुल का तरीका है। अगर लोग बीजेपी से तंग आ जाएंगे, मोदी से परेशान हो जाएंगे, तो मेरे पास आ गए। ये राहुल की रणनीति है, ये कांग्रेस की रणनीति है, बीजेपी की ये रणनीति नहीं है। बीजेपी इस ढंग से कुछ फायदा होगा तो उसको बोनस मानती है, और इसलिए मैं इस तरीके से चुनाव की तरफ नहीं देख रहा हूं कि ममता दीदी की पार्टी में कितने झगड़े हैं, अभिषेक और ममता के जो गुट है वो आपस में कहां भिड़े हैं, फिर आईपैक और टीएमसी का संगठन, इसमें भी आप आपस में कुछ झगड़े हैं। बिल्कुल। तो उसका बीजेपी को क्या फायदा होगा, मैं उस ढंग से चुनाव की तरफ देखता नहीं। मेरा तरीका यह होता है कि दो पार्टियां लड़ रही है तो दो पार्टियों में अपनी अपनी ताकत क्या है। देखो, एक बात होती है, दो क्रिकेट की टीम जब मैच खेलने जाती है तो जिस ग्राउंड पर होता है उस ग्राउंड और वहां की जो एनवायरमेंट है उसका भी फायदा या नुकसान मैच में होता है। लेकिन आप उस पर निर्भर रहो तो आप अच्छा खेल नहीं करोगे। और इसलिए बीजेपी का जो तरीका है चुनाव लड़ने का, वो बाहर से कौन मदद करेगा उस पर ज्यादा निर्भर नहीं होते, वो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और इसलिए हमको 210 सीटें पूरी की पूरी जीतनी है, इस तैयारी से मैदान में उतरे हैं। और उसमें उन्होंने कम से कम 75-80 सीटें ऐसी पकड़ी है कि इसमें हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे मेरिट में आने वाले बच्चे होते, वो स्टडी कैसे करते कि भाई 100 सवाल आ जाएंगे, उसमें से 80 सवाल हो गए ऐसे कि जिसमें हमको पूरे के पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो उस ढंग की बीजेपी तैयारी करती है। और इसलिए टीएमसी में क्या झगड़े हैं, ममता ने क्या गलतियां की है, वो बात अलग है। वो अमित शाह या नरेंद्र मोदी या बीजेपी के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो उस पर काम करेगी। बीजेपी की बिहार बंगाल की जो टीम है, बंगाल में बीजेपी को जो नेता है और जिनको बीजेपी का बिहार बंगाल का प्रभारी बनाया गया, वो सिर्फ बंगाल के एक एक चुनाव क्षेत्र के बारे में अपना प्लानिंग करके लड़ रहे। और इसलिए हमको अगर मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता नहीं है, तो टीएमसी के नुकसान का फायदा क्या उठाएंगे उस पर मैं नहीं बात करता, क्योंकि मैंने उसका स्टडी किया ही नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हाँ, बीजेपी ने जो तैयारी की है, तो अगर वो तैयारी 210-215 सीट जीतने की है तो उसमें उनको 150 से प्लस 150 प्लस आसानी से मिल जाएगा। ये मेरा कंक्लूजन है। भाऊ, आपने बहुत बड़ी बात की है और थोड़ी सी मैं बात करूंगी, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। एक जिज्ञासा है मेरे मन में। 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि एनडीए सरकार में कोई बिल गिरा, महिला आरक्षण पे 28 वोटों से ये बिल गिरा है। लेकिन महिला आरक्षण की एक बेहतर शुरुआत दिखाई दे रही है। इसका असर बंगाल के चुनाव पे भाऊ देख रहे हैं आप, कुछ होगा? आपको एक क्लू देता हूं कि इस टाइम में ये बिल लाने की जरूरत नहीं थी।
जो बजट सेशन था वो कंप्लीट हो गया था, जी। उसके बावजूद स्पेशल अगर लाया गया तो खुद की पराजय करने के लिए अमित शाह और मोदी स्पेशल सेशन क्यों बुलाएंगे, ये सोचो। तो आपको इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है उसका थोड़ा अंदाज आ सकता है। ये कोई मोदी और शाह कोई साधु संत नहीं है, वो पॉलिटिशियन है। जी। और कुछ अगर हार में भी कोई पॉलिटिकल फायदा है तो वो खुशी से हार मानने के लिए तैयार होते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि जब बीच चुनाव में आप हो और बंगाल और तमिलनाडु, यहाँ का वोटिंग अभी बाकी है, जहां सबसे बड़ा प्रभावी वोटर महिला माना जाता है, ऐसे में महिला विधेयक अगर संसद में फेल हो जाता है तो उसके पीछे मैं मानता हूं कि कोई अलग पॉलिटिकल रणनीति है जिसका अभी हमारे सामने कोई डिटेल जानकारी नहीं है। तो मैं मानता हूं कि इसके पीछे कोई गेम है जो आगे चलकर सामने आ जाएगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मोदी और शाह इतने चालाक है कि ये चुनाव के बीच में पार्लियामेंट्री हार के लिए कुछ करेंगे, ये मैं नहीं मानता। इसके पीछे कुछ तो है, देखते हैं आगे चलकर क्या डिटेल्स आती है, देखते हैं। बहुत सही कहा आपने भाऊ। आज आपने बंगाल की राजनीति का जो एक्सरे किया है, उसने ये साफ कर दिया कि सतह के नीचे बहुत कुछ पक रहा है। शायद वो खेला अब ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुका है। भाऊ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी, और दर्शकों से भी मेरा ये विनम्र आग्रह है कि भाऊ के इस विश्लेषण को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको क्या लगता है, 2026 में बंगाल एक नई करवट लेगा? जय हिंद, जय भारत।